एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सी आर राम आईएएस। स्वागत है आप सभी का हमारी इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। आज देखने वाले हैं हम 15 सितंबर के करंट अफेयर्स को। ठीक है, देखिए टॉपिक्स क्या क्या हैं। पहला है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, हम जानते हैं आर्टिकल 143। सेकंड कहता है मुंडा मानकी सिस्टम, एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है किसकी, ट्राइबल लोगों की, स्पेशली जो झारखंड में रहते हैं, हम समझेंगे उसको। थर्ड कहता है स्कार बोरो शोल, ये अक्सर पेपर में आते रहता है इसके बारे में, क्यों, तो चाइना चाहता है इस पे एकाधिकार, मतलब मोनोपोली क्रिएट करना, समझेंगे इन चीज़ों को। फोर्थ कहता है इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद, तो हैदराबाद जो स्टेट है उसको भारत में किस प्रकार से मिलाया गया था। ठीक है, प्लास्टिक्स को देखेंगे हम, कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि बायोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, प्लास्टिक्स कैसे टूटते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा कहता है, एक देखिए नाम दिया गया साइट का, क्या नाम है, एरामट्टी डिब्बालू। एरामट्टी डिब्बालू क्या है ये, इसको रेड सैंड हिल्स भी कहते हैं, रेड सैंड हिल्स। ठीक है, लाल रेत का पहाड़। ठीक है, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है ये। न्यूज़ में क्यों है, तो टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को में इसको ऐड किया गया है। ठीक है, हमको बस नाम जानना है, एरामट्टी डिब्बालू कहाँ पे है, आंध्रा में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, किसके रिगार्डिंग, डीएनए के रिगार्डिंग। इसका संदर्भ क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, तो एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, कट्टा वेल्लई वर्सेस तमिलनाडु केस। उसमें कोर्ट ने कहा कि चूंकि हमारे देश में अलग अलग रूल्स हैं, इवन स्टेट वाइज भी अलग अलग रूल्स हैं, किसके रिगार्डिंग, डीएनए के रिगार्डिंग। डीएनए का मतलब क्या है यहाँ पे, तो अगर कोई क्राइम हो जाता है, वैसा क्राइम जहाँ पे कि डीएनए को एक एविडेंस के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं उसको प्रूव करने में, उस केस में कहता है सुप्रीम कोर्ट कि डिफरेंट अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग नॉर्म्स हैं, तो हमें एक ऐसा कोई सिंगल लॉ लाना चाहिए जिससे कि इसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो जाए। तो कोर्ट ने 4 गाइडलाइंस दिए हैं, उनको देखते हैं। चलिए इसमें क्या देखेंगे, हम सिर्फ 4 गाइडलाइंस को, बाकी चीज़ें हमारी काम की नहीं है। फर्स्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई क्राइम हुआ, आपकी टीम वहाँ पर गई फोरेंसिक्स की, उसने सैंपल को पिक किया, आपने उस पर क्या क्या लिखोगे, लेबलिंग कैसे करोगे, तो केस का एफआईआर नंबर, जिस अधिकारी के निरीक्षण में चीज़ें हो रही हैं उसका नाम, थाना कौन सा है, इवन किस तरह से वो जाएगा, कहाँ से कहाँ जाना है, उसमें डिटेल्स होनी चाहिए। सेकंड कहता है कि अगर सैंपल को ट्रांसपोर्ट करना है, या तो पुलिस के पास ले जाना है, हॉस्पिटल ले जाना है, ठीक है, कोर्ट में ले जाना है, तो 48 आवर्स के भीतर ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए। थर्ड कहता है कि सपोज करिए केस में डिले हो गया, मतलब कोर्ट जैसे कि केस में कुछ जैसे कि लेट से हो रहा है, ठीक है, तो टाइम लगता है उसमें, उस केस में क्या कह रहा है कोर्ट, कि जब तक कि कोर्ट से आपको परमिशन नहीं मिल जाती है, आप उसको ओपन, मतलब जो पैकेट पैक्ड है, आप उसको ओपन नहीं करोगे। इवन आपको अगर री एग्जामिन भी करना है, उसको दोबारा से चेक भी करना है, तो कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ क्या कहता है, एक सेकेंड, हाँ, फोर्थ क्या कहता है, एक नाम होता है चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर। इसमें क्या है कि सैम्पलिंग, जो सैंपल है किसके हाथ से कहाँ गया, किसने उसको फर्स्ट टाइम पिक किया, उसने किसको दिया, वहाँ से वो कहाँ जा रहा है, तो हर चीज़ें अच्छे से डिटेल में रहनी चाहिए। इसका कारण बताया था हमने कि चूँकि हमारे देश में एक नियम एक कानून नहीं है, हर स्टेट का अपना अलग अलग कुछ नॉर्म्स होता है। ठीक है, तो क्राइम अगर सपोज करी बिहार में हुआ है, उसका जड़ लिंक है यूपी से, तो दिक्कत हो सकती है। तो कोर्ट ने बोला है कि सभी राज्यों के लिए, केस तो तमिलनाडु का था बट हर स्टेट के लिए चीज़ें इम्प्लीकेबल है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ सीरियस इज़ ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस। इसमें क्या देखेंगे हम, जो प्लास्टिक पोल्यूशन है हमारे जीवन के लिए कितना खतरनाक है, कितना सीरियस है ये। ठीक है, तो आर्टिकल जो दिया गया पेपर में, इसमें सिर्फ डेटा को डिस्कस किया गया है कि इसकी रिपोर्ट में ये है, उसकी रिपोर्ट में ये है। हम और क्या देखेंगे, नोट्स में क्या देखेंगे अपने हम, कि व्हाट इज बायोप्लास्टिक, डिफरेंस बिटवीन बायोप्लास्टिक्स एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, कहता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं, जून 5 को। ठीक है, इस बार का क्या थीम था, एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट हुआ। सेकंड देखते हैं, एक रिपोर्ट है ओईसीडी, ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है, ओईसीडी, ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है, ओईसीडी। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, बेसिकली कि 2000 से अगर 2019 की बात करें हम, तो कहता है कि प्लास्टिक का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो डबल हो गया है। ठीक है, अगर इन 19-20 साल की हम बात करें तो प्लास्टिक का जो हमारा उत्पादन है वो डबल हो चुका है। ठीक है, फिर कहता है यहाँ पे देखो, नियरली 2/3, अगर 2/3 जितना भी मतलब प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है प्लास्टिक का,
उसका बोलता है 2/3 ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हैज़ लाइफ स्पैन ऑफ लेस देन 5 ईयर्स विथ 40%, यहाँ देखो, कमिंग फ्रॉम पैकेजिंग, 12% कंज्यूमर गुड्स, 11% क्लोथिंग टेक्सटाइल। तो डेटा दिया गया एक्चुअली है, आप इसको मेंस में यूज़ कर सकते हो, कितना परसेंट किससे निकल रहा है कचरा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ से है, पैकेजिंग से, ठीक है। क्या कहता है देखो यहाँ पे 50% जो है, मतलब जितना कचरा निकलता है 50% कहाँ जाता है, लैंडफिल्स में, जिसको कि हम बाद में रीप्रोसेस कर सकते हैं। 22% कहता है अनकंट्रोल्ड डंप साइट्स, मतलब ऐसी जगह पे फेंकते हैं उसको हम हैं जहाँ से कि मतलब उसको प्रोक्योर नहीं कर सकते हैं, रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वहीं पड़ा रहता है। सेकंड देखो क्या कहता है, ओशन कंजर्वेंसी डेटा। ओशन कंजर्वेंसी डेटा क्या कहता है हमको कि ईच ईयर, हर साल 11 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एंटर ओशन, समुद्र में, महासागर में, कहता है हर साल कितना, 11 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक कचरा हम वहाँ पे डाल रहे हैं। ये तो एडिशन है, ओरिजिनली कहता है, ओरिजिनली 200 मिलियन टन्स, मतलब ऑलरेडी समुद्र में प्लास्टिक है। एडिशनली हम क्या कर रहे हैं, हर साल 11 मिलियन टन प्लास्टिक को उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ देखो कहता है एक और चीज़ है, दिख रहा है ना, हाँ, कहता है प्लास्टिक हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज क्यों है, वाई। तो इसमें इसका आंसर क्या है, द कैरेक्टर, उसका जो उसका नेचर कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक किस नेचर का होता है, इन जनरल बात करी जाए अगर, नॉन बायोडिग्रेडेबल। हम समझेंगे अपने डिस्कशन में अभी कि डिफरेंस क्या होता है। अगर हम कहते हैं बायोप्लास्टिक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो कहता है कि ये सिर्फ टूटता है, मतलब इसका फ्रैगमेंटेशन होता है, ये डिकम्पोज नहीं करता है प्लास्टिक, इन जनरल की टर्म्स में कह रहे हैं हम, सिर्फ फ्रैगमेंटेशन इसका होता है, बस टूटता है स्मॉलर पीसेज में, माइक्रो में, नैनो में, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता है इसमें कि 3.4% जो हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, ओके, तो प्लास्टिक उसके लिए 3.4% रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, या तो उसको हम जला रहे हैं, या उसको जब बनाते समय जो गैसेस निकलते हैं वो, ठीक है। देखो यहाँ पे कहता है एक चीज़ और इम्पोर्टेंट यहाँ देखेंगे हम, दिख रहा ना, हाँ, इसको ध्यान दो यहाँ पे, इस पैराग्राफ को। एज प्लास्टिक्स एंड देयर केमिकल एडिटिव्स, एडिटिव्स क्या होते हैं, प्लास्टिक्स को बनाने के दौरान उसमें कुछ चीज़ों को ऐड किया जाता है, मजबूती के लिए, डीके को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो प्लास्टिक्स एंड जो केमिकल्स उसमें ऐड करते हैं, प्राइमरली किससे बनते हैं, पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक, ठीक है, पेट्रोलियम से बनते हैं। लिमिटिंग देयर प्रोडक्शन एंड एलिमिनेटिंग अननेसेसरी आइटम्स स्पेशली सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स इज अर्जेंट। कहता है सिंगल यूज़ का मतलब क्या है, ऐसे प्लास्टिक जिसको हमने एक बार यूज़ किया फेंक दिया, है ना, सिंपल टर्म्स में समझ रहे हैं हम। तो अगर आप प्लास्टिक घर में यूज़ करते हो तो जनरली क्या होता है, आपने कचरा डाला फेंक दिया उसमें। तो यहाँ पे कहता है कि सब चीज़ें तो ठीक है, ऐसा है वैसा है, ज्ञान तो ले लिया हमने, बट काम किसको करना है, यहाँ पे एक्चुअल एफर्ट हमें डालना है, जो नागरिक हैं। इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नियम बना देगी, बट पालन करना ना करना हमारा काम है। और यहाँ नियम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस, जागरूकता। तो अगर मेंस में क्वेश्चन पूछता है, आप इन डेटा को डाल सकते हो, किस प्रकार से मतलब प्लास्टिक क्या कर रहा है, धीरे धीरे हम लोग को एक समझ लो आपकी एक उसका मतलब वो मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ देखना, हाँ, एक रिपोर्ट आई थी UNEP के द्वारा, उसमें कहा गया था, यहाँ देखो क्या कहता है कि मिड जो सेंचुरी चल रही है 21st सेंचुरी, उसके मिड तक क्या होगा, मोर प्लास्टिक इन ओशन दैन फिश। सोचो कितनी बड़ी बात है। कहता है इस सेंचुरी के मिड तक क्या हो जाएगा, जितनी मछलियाँ समुद्र में नहीं है उससे ज़्यादा प्लास्टिक्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो कितना खतरनाक देखो ये सिचुएशन है। ओके, अब देखते हैं हम कॉन्सेप्ट्स को। चलो, ओके, आपको एक डायग्राम दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर। हाँ, इसमें क्या है, एक्चुअली हमने दिखाया है किस प्रकार से जो कन्वेंशनल प्लास्टिक्स हैं वो डिफ़र करते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से। आप इसको एग्जाम में बना सकते हो। इसमें कहा गया जा रहा है, पहला देखो, कन्वेंशनल प्लास्टिक जो इन जनरल हम यूज़ करते हैं, ओके, किससे बनते हैं, पेट्रोलियम से बनते हैं। इनका होता क्या है, अल्टीमेटली फ्रैगमेंटेशन, ये टूटते हैं, या तो माइक्रो प्लास्टिक्स में, नैनो प्लास्टिक्स में। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि माइक्रो प्लास्टिक्स का साइज मतलब लिमिट क्या है, ओके, एंड जो नैनो प्लास्टिक्स होते हैं इनकी लिमिट क्या है साइज वाइज, ओके। तो कहता है अल्टीमेटली क्या होता है, परसिस्ट इन इन्वायरमेंट। जो कन्वेंशनल प्लास्टिक्स हैं किससे बनते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, एंड उनका होता क्या है, फ्रैगमेंटेशन, माइक्रो प्लास्टिक के रूप में, नैनो प्लास्टिक के रूप में। अल्टीमेटली क्या होता है, वो वातावरण में हमेशा रहते हैं छोटे फॉर्म्स में, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे ये कहता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। कहता है आइदर फ्रॉम पेट्रोलियम, बनते किस चीज़ से हैं,
या तो पेट्रोलियम से बनेंगे, नहीं तो बायो बेस्ड रिसोर्सेज, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल की, उसमें पेट्रोलियम वाले प्लास्टिक्स भी आ जाएंगे एंड वैसे प्लास्टिक्स जो कि नॉन पेट्रोलियम सोर्सेज से बनते हैं वो भी आ जाएंगे। इनका क्या होता है, यहाँ देखो एक टर्म दिया गया है कंप्लीट मिनरलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं उन पे एक्ट करते हैं, उनको ट्राई करते हैं डिकम्पोज करने की। बट अगर हम बात करें प्लास्टिक्स की तो हम डिकम्पोजिशन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, ये मिनरलाइजेशन, ठीक है। अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में होते हैं ये, CO2 H2O बायोमास, ठीक है। अब समझते हैं और कॉन्सेप्ट्स को। तो अब देखिए हम समझते हैं इस चीज़ को कि बायोप्लास्टिक्स इज़ नॉट इक्वल टू बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। मतलब है जो प्लास्टिक्स बायो हैं, है ना, वो इक्वेट नहीं करते हैं बायोडिग्रेडेबल से। इसका मतलब क्या है, तो बायोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, ये अबाउट सोर्स, मतलब क्या है, जो प्लास्टिक्स किससे बने होते हैं, बेसिकली स्टार्च एंड एल्गी। स्टार्च कहीं से भी आ सकता है, पोटैटो से, शुगर केन से, डिफरेंट चीज़ों से, ठीक है। तो वैसे प्लास्टिक्स जिनका सोर्स कैसा है, बायो है, ओके, मतलब वो स्टार्च से बने हैं, एल्गी से बने हैं, उनको बोलेंगे बायोप्लास्टिक्स। अगर हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स की, ये सोर्स की बात नहीं करता है, ये क्या बताता है, अल्टीमेट फेट, इनका अल्टीमेटली क्या होगा, ठीक है। डिफरेंस क्या देखे दोनों में है, बायोप्लास्टिक्स क्या बताता है, अबाउट सोर्स, किस चीज़ से प्लास्टिक बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स की, इसका मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली ये डिकम्पोज करता है, ये क्या करता है, ठीक, अल्टीमेटली क्या होगा इसका, ठीक है। देखो हल्का सा और देखेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, फ्रैगमेंट, यहाँ देखो, हाँ क्या कहता है, फ्रैगमेंटेशन ऑफ कन्वेंशनल प्लास्टिक्स। जो प्लास्टिक्स के जो कन्वेंशनल होते हैं, मतलब जो बेसिकली पेट्रोलियम केमिकल से बने होते हैं, उनका कहता है फ्रैगमेंटेशन होता है, टूटते हैं। वो क्यों टूटते हैं, तो उन पे माइक्रोब्स एक्ट नहीं करते हैं, उन पे जीवाणु काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उन पे क्या काम करता है, देखो फोटो डिग्रेडेशन, जो सन की लाइट आती है, UV लाइट है, डिफरेंट लाइट से, वो उस पर काम करेंगे। सेकेंड कहता है थर्मल स्ट्रेस, जो हीट का स्ट्रेस होता है, कभी टेम्परेचर ज़्यादा हुआ कभी कम हुआ तो टूटता है उससे वो। मैकेनिकल फोर्सेस लाइक विंड है, वेव्स है, ठीक है। ऑक्सीडेशन है, एडिटिव्स इन प्लास्टिक्स, ठीक है। अब देखो व्हाट इज़ मिनरलाइजेशन, हमने बताया था आपको, अगर हम प्लास्टिक्स की बात करेंगे तो उसमें डिकम्पोज शब्दों को यूज़ नहीं करेंगे, उसमें क्या बोलेंगे, हम इस टर्म को यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ मिनरलाइजेशन, फाइनल स्टेज ऑफ बायोडिग्रेडेशन, प्लास्टिक्स के डिग्रेड होने का फाइनल स्टेज क्या होता है, ये, ठीक है। इसमें होता क्या एक्चुअली है, ब्रेकिंग ऑफ प्लास्टिक्स इनटू नेचुरल एलिमेंट्स, जैसे हमने देखा था ऊपर में, CO2 है, H2O है, बायोमास है, ठीक है। तो प्लास्टिक्स को हम अल्टीमेटली किस में चेंज कर देते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट एंड प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। इसका देखो मूल क्या है, कंटेक्स्ट क्या है इसका। तो हमने देखा था अप्रैल 25 में एक केस आया था कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, किसी बिल पर इनडेफिनेटली, मतलब किसी भी टाइम के लिए बैठ नहीं सकते हैं। आपको एक सर्टेन टाइम तक क्या करना होगा, अपना जो आपका डिसीजन है वो देना होगा। आपको बिल को स्वीकारना है, वापस भेजना है, क्या करना है, इस पर चर्चा हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम पूरे स्टोरी को डिस्कस नहीं करेंगे, हम क्या देखने वाले हैं, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। पहला कहता है आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 में क्या कॉन्सेप्ट है, आइडिया ऑफ कंप्लीट जस्टिस, किसके संदर्भ में है, सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में है ये। क्यों है ये, तो ऐसा हो सकता है, मतलब संभावना ऐसी हो सकती है, पार्लियामेंट है, स्टेट बॉडी है, अगर कानून बनाती है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब कानून अच्छे से बन जाए, हर उसमें एरिया कवर हो जाए। तो कोर्ट को लगता है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कुछ गैप रह गया है ना, कुछ चीज़ें छूट गई हैं, उसके रिगार्डिंग वो ऑर्डर पास कर सकता है। उस ऑर्डर का वैल्यू कैसा होगा, एक लॉ के समान होगा, है ना, और बाइंडिंग उसका नेचर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अर्लियर क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल का यूज़ किया और एक टाइम लाइन को सेट कर दिया कि गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो, इनडेफिनेटली किसी बिल पे वो बैठ नहीं सकते हैं। उनको क्या करना होगा, आई थिंक 1 मंथ और 3 मंथ्स का समय दिया गया है दोनों को। आपको क्या करना होगा, बिल को एक्सेप्ट करना है, वापस भेजना है, क्या करना है अब बता दो, ठीक है। देखो नेक्स्ट कहता है आर्टिकल 143 क्लॉज 1, ये क्या है, तो प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है क्या, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास किसी मैटर को भेज सकते हैं, किस चीज़ के लिए, इसको कहते हैं रेफर करना, किस चीज़ के लिए, तो उनका ओपिनियन जानने के लिए, ठीक है। कहता है एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई लॉ है उस पर कुछ डाउट है उसके रिगार्डिंग। सेकंड कहता है एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस,
अगर आम जनता की बात करी जाए, समाज की बात करी जाए, तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर अराइज हो गए हैं या हो सकते हैं, उस केस में भी क्या करेंगे प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे देखो भाई टॉपिक ऐसा ऐसा है, तुम मेरे को उस पर अपना राय विचार दो, ठीक है। तो यहाँ जो आइडिया है कि ये मैटर इंपॉर्टेंस का है, वो राष्ट्रपति का पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, वो किस पे काम करेंगे, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। और 43(1) जो कहता है क्लॉज, वो कैसे लॉज की बात करता है, कैसे कानून की बात करता है, पोस्ट संवैधानिक, संविधान बनने के बाद के लॉज की बात करता है, ठीक है। उस केस में क्या है, 143(1) के केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन दे सकता है या देने से मना कर सकता है, ठीक है। अगर ओपिनियन देता है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसको मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, एडवाइस की बात है, ठीक है, अपना विचार रख रहा है। यहाँ पे क्या कहता है देखो, इसी आर्टिकल को यूज़ करते हुए प्रेसिडेंट ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट को कि आपने जो ये टाइमलाइन सेट करा है गवर्नर के लिए, राष्ट्रपति के लिए, तो आप मुझे बताओ कि क्या एक जुडिशियल बॉडी जो है वो ऐसे हाई ऑफिसर्स के लिए, लाइक गवर्नर, प्रेसिडेंट, आप उसको मतलब एक सेकेंड सॉरी। तो हमने क्या डिस्कस अभी किया कि जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 143(1) के तहत उनसे रेफरेंस मांगा कि आप बताओ कि कोर्ट एक जुडिशियल बॉडी है, क्या उसको अधिकार है कि वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स लाइक गवर्नर, प्रेसिडेंट, उनको रेगुलेट कर सके, उनको रूल कर सके, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। आगे देखते हैं, कहता है यहाँ पे कि रेफरेंस का रास्ता क्यों अपनाया गया, ठीक है। सिंपल ऑप्शन क्या था केंद्र के पास, वो जाता कोर्ट में, बोलता कि भाई अपने तुम निर्णय को रिव्यू करो, ठीक है। रिव्यू क्या होता है, यहाँ देखो आर्टिकल 137 जो है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अपने खुद के जजमेंट को, ऑर्डर्स को रिव्यू करने का, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, हमने रेफरेंस का रास्ता क्यों अपनाया, तो देखो कहता है एससी सुप्रीम कोर्ट का एक रूल है 2013 का, उसमें कहता है कि रिव्यू पिटीशन अगर हम फाइल करते हैं तो वो उसी बेंच के पास जाएगा जिसने ओरिजिनली डिसीजन को लिया है। मतलब क्या है कि बिफोर द सेम बेंच रिव्यू पिटीशन मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर सेम बेंच विच हैड ओरिजिनली डिलीवर्ड डिसीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रीलिम्स के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय को रिव्यू करेगी तो अलग बेंच के पास नहीं जाएगा वो चीज़, जिसने एक्चुअली डिसीजन को दिया है फिर से उसको रिव्यू वही करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या कहता है 143(2), इसमें क्या है देखो, बात तो वही है कि राष्ट्रपति के पास पावर है सुप्रीम कोर्ट को रेफर करने का, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है कि अगर 143(1) की हम बात करते हैं, संविधान बनने के बाद के लॉज की बात वहाँ पे हो रही है, बट 143(2) की बात करेंगे संविधान बनने से पहले की बात होगी। तो वैसा कोई लॉ जो कि संविधान बनने से पहले से चला आ रहा है, उसके रिगार्डिंग कोई डाउट अगर है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे कि तुम मेरे को इस पर अपना राय विचार दो। इस केस में क्या होगा, अगर हम बात करते हैं प्री संवैधानिक की, उस केस में क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बाउंड है, मजबूर है एडवाइस देने के लिए, बट प्रेसिडेंट क्या है, एडवाइस लेने के लिए मजबूर नहीं है, उसको मानने के लिए मजबूर नहीं है। आपको करना क्या है देखो, आर्टिकल 145 क्लॉज 3, आपको इसको करना है खुद से, आपको पढ़ना है कि इसमें क्या कहता है। आप जब पढ़ोगे इसको आपको समझ आएगा कि हमने इसको डिस्कस करने क्यों बोला है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है ये, व्हाट इज़ द स्कार-बोरो शोल। स्कार-बोरो शोल होता क्या है, कहता है व्हाट इज़ चाइना प्लानिंग देयर, ठीक है। चाइना से इसका कनेक्शन क्या है, देखो एक मैप देखते हैं पहले हम, यहाँ पे देखिएगा स्टार्ट करने से पहले, यहाँ देखो ये जो एरिया है ना, ये एरिया इसी को बोलते हैं स्कार-बोरो शोल एरिया। देखो यहाँ पे क्या है, इसके बॉर्डर में फिलीपींस यहाँ देखो है, ताइवान यहाँ है, चाइना यहाँ है, वियतनाम यहाँ है, ब्रुनेई यहाँ है, ठीक है। तो डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं इसको घेरे हुए हैं, समझ सकते हैं हम। अब आते हैं आर्टिकल पे, देखो क्या कहता है, फर्स्ट फैक्ट क्या है हमारा, इसका नाम कैसे पड़ा, इसका नाम स्कार-बोरो कैसे पड़ा। तो एक ब्रिटिश जहाज़ था जो कि वहाँ पे काफ़ी सदियों से पड़ा हुआ था, उसका नाम था स्कार-बोरो। तो उस जहाज़ के नाम पे इसको हम कहते हैं स्कार-बोरो शोल। ये है क्या, चेन ऑफ रीफ्स इन साउथ चाइना सी। रीफ्स क्या होते हैं, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में खोलोगे आप, उसमें दिया हुआ बढ़िया से कोरल रीफ्स क्या होते हैं, रीफ्स क्या होते हैं, ठीक है, आप देख लेना उसको। आगे बढ़ते हैं हम, तो इसका ऑफिशियल नाम क्या है, स्कार-बोरो शोल, बट डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि चाइना है, फिलीपींस है, उसको अलग नाम से पुकारते हैं। पहला कहता है हंगायन आइलैंड। हंगायन आइलैंड कौन कहता है इसको, चाइना कहता है, ठीक है। पैंटैग शोल या फिर बाजो डे मेसिनलॉक, ये दोनों नाम किसने दे रखा है इसको, फिलीपींस ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है लोकेटेड 200 किलोमीटर ऑफ कोस्ट ऑफ फिलीपींस। फिलीपींस के कोस्ट से सिर्फ 200 km की दूरी पर है और फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, ठीक है। देखो
ये इंपॉर्टेंट क्यों है? फिश स्टॉक्स के लिए, लगून्स के लिए, सेफ हेवन फॉर वेसल। इसमें देखो एक फैक्ट दिया गया है लगून्स के बारे में, थोड़ा देखेंगे हम लगून्स क्या होते हैं। तो आप देखोगे ना कि जैसे समुद्र है, समुद्र का पानी है, बट किसी कारण से एक छोटा सा बाउंड्री बन गया है उसी के भीतर, जिससे कुछ पार्ट ऑफ वाटर उसका अलग हो गया है, उसको लगून्स कहते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? लगून्स प्रोवाइड सेफ हेवन फॉर वेसल्स ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। अगर तूफान आता है, कोई जहाज क्रॉस कर रहा है, तो लगून्स एक सेफ प्लेस बन जाता है उनको स्टॉप करने के लिए। क्यों? क्योंकि लगून्स का ऐसा बाउंड्री जो उनकी होती है ना, वो जो तेज़ हवाएं आती हैं उसको कुछ हद तक वो कम कर देती हैं, ठीक है। एक सेफ प्लेस ये प्रदान करते हैं जहाज़ों के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता है बीजिंग, चाइना इसमें इंटरेस्टेड क्यों है इतना, ठीक है। कहता है पहला पॉइंट तो इसलिए, कारण क्या है? इट इज़ इन द मिडिल ऑफ साउथ चाइना सी, ठीक है, उस समुद्र के बीच में है। सेकंड कहता है ऐसे जगह पे स्थित है जहाँ पे कि शिपिंग लेन्स कैरिंग मोर देन 3 ट्रिलियन ऑफ एनुअल कॉमर्स। कहता है ट्रेड के राउट के माध्यम से, ट्रेड राउट के संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है। कहता है एनुअली, कहता है 3 ट्रिलियन डॉलर का यहाँ पे ट्रेड होता है, मतलब कॉमर्स होता है, माल जाता आता है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो चाइना कर क्या रहा है यहाँ पे? एक अप्रूवल दिया है उसने, क्रिएशन ऑफ नेशनल नेचर रिजर्व एट दैट शोल, क्योंकि वो कहता है कि हम वहाँ पे जो इकोसिस्टम है उसको प्रिजर्व करेंगे। खैर, तो होता क्या, देखो चाइना ने अप्रूवल दिया किस चीज़ के लिए? एक वो वहाँ पे कुछ बनाएगा नेचुरल चीज़ें, बट होगा क्या एक्चुअली? वो काम किस रूप में करेगा? मिलिट्री बेस के रूप में। देखो कहता है यहाँ पे, देखो एक्सपेक्टेशन क्या है कि पहले भी जैसा हो चुका है। कहाँ पे हो चुका है? यहाँ पे देखते हैं हम, स्प्रैटली आइलैंड्स की बात अगर हम करें तो वहाँ भी चाइना ने क्या बोला था कि हम उसको डेवलप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट एक्चुअली क्या है? एक्चुअली क्या है वहाँ पे? उसने बनाया है रडार सिस्टम, रनवेज, मिसाइल सिस्टम उसने वहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। अब देखो, अब कहता है कि वो जो शोल है वो किसका है, उस पर किसका अधिकार है, ठीक है। तो फिलीपींस एंड चाइना ले क्लेम बट सोवरेनिटी, मतलब किसका एक्चुअली है ये? नेवर बिन स्टैब्लिश्ड। कन्फ्यूजन यहाँ पे है, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया था, 2012 में उसको कैप्चर कर लिया था फिलीपींस से, कुछ स्टैंड ऑफ हुआ था, कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो कहता है फिलीपींस हैज़ सिंस डिप्लॉयड कोस्ट गार्ड एंड फिशिंग ट्रॉलर्स। हमने देखा था लास्ट टाइम, ट्रॉलर्स क्या होते हैं? फिश पकड़ने का एक मशीन होता है जो पूरा बेड को उठा लेता है, मतलब उसमें फ़िश के एग्स हो गए, छोटे छोटे फिश हो गए जो कमर्शियली वायबल नहीं है, उनको भी वो पकड़ लेता है, ठीक है। क्या कहता है? देखो जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, हमको ध्यान का देखो रखना है यहाँ पे, उसने क्या कहा था? रूल किया था फिलीपींस के फेवर में, लेकिन जो ये कोर्ट है इसका ये अधिकार नहीं है कि वो डिसाइड कर सके कि कौन सी जगह किसके, मतलब किसका होल सोल्स पे अधिकार है, ठीक है। कहता क्या है? इस्टेब्लिशिंग सोवरेनिटी जो है वो इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। देखो क्या कहता है कि कंफ्यूजन तो है यहाँ पे, बट दिक्कत क्या है ना कि ट्रेडिशनली, मतलब प्राचीन काल से क्या हो रहा है कि वियतनाम है, फिलीपींस, चाइना, देखो यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज है ना, देखो फिलीपींस, ताइवान, चाइना, सब मतलब सब इसको यूज़ कर रहे थे फिशिंग के लिए, जाने आने के लिए, बट चाइना क्या चाहता है कि हमारा ही सिर्फ उस पर अधिकार हो, ठीक है। दिक्कत यहीं पे स्टार्ट हो जाती है। ये देखो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कहता है कि यूएस, यहाँ भी देखो यूएस नाम आ ही गया, यूएस का एलाई कौन है? फिलीपींस। कैसा एलाई है? कहता है 51 में क्या हुआ था? म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी बिटवीन यूएस एंड फिलीपींस साइन हुआ था। तो यूएस ने क्या बोला कि अगर तुम उसको अटैक करते हो, मतलब अगर कोई कंट्री फिलीपींस पे अटैक करती है उसको यूएस पे अटैक माना जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए क्या कहता है? ऑपरेशन पोलो, हाउ द एम्बिशियस, एक सेकेंड, हाउ द एम्बिशियस हैदराबाद निज़ाम वॉज बेस्टेड। कहता है किस प्रकार से हमने हैदराबाद को अपने कंट्री में मतलब मिलाया है। इसमें देखो सिर्फ फैक्ट्स दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स है, हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा समझेंगे। यहाँ देखो क्या कहता है? 77 ईयर्स अगो, ऑपरेशन पोलो को कितने टाइम बीत गया है? 77 ईयर्स। कब इसको स्टार्ट करा था? सितंबर 13, ठीक है। क्यों किया गया था? विद रिस्पेक्ट टू हैदराबाद। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखो ध्यान से, देखो एक स्टेटमेंट दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। किसका है? रामचंद्र गुहा जी का है, ठीक है। बुक का नाम क्या है? इंडिया आफ्टर गांधी। आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा इसको। बुक का नाम क्या है? इंडिया आफ्टर गांधी। स्टेटमेंट क्या कहता है? इंडिया कुड लिव इफ इट्स मुस्लिम लिम्स इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेयर एम्प्यूटेड, बट कुड इट लिव विदाउट इट्स मिडरिफ्ट। कहता है इसमें देखिए बात क्या करी गई है, एक उन्होंने मतलब एग्जाम्पल दिया है कि हाइपोथेटिकली वो कह रहे हैं कि भारत है ना, इधर क्या है पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, ठीक है। तो कह रहा है आप इसको हटा दो,
इसको हटा दो, इंडिया सर्वाइव कर भी जाए बट हैदराबाद को तुम हटा दोगे यहाँ से तो क्या इंडिया इंडिया रह पाएगा? ठीक है, किसका स्टेटमेंट है? रामचंद्र गुहा जी का स्टेटमेंट है। किस किताब में है? इंडिया आफ्टर गांधी। देखो फिर कहता है, एक स्टेटमेंट है, कैंसर इन द बेली ऑफ इंडिया, कैंसर इन द बेली ऑफ इंडिया। ये किसने कहा है? पटेल साहब ने कहा है। किसके बारे में? अगर हैदराबाद इंडिपेंडेंट राज्य के रूप में रहता है, ठीक है, तो पाकिस्तान से मिलने वाली बात किसने कही थी? गुहा जी ने कही है। अगर यहाँ पे अगर हैदराबाद इंडिपेंडेंट रह जाता है तो उसको कैंसर इन द बेली का दर्जा किसने दिया है? पटेल साहब ने। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हैदराबाद वॉज अमॉन्ग लार्जेस्ट ऑफ इंडियाज 500 और प्रिंसली स्टेट्स। हम जानते हैं कि 500 के लगभग क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स थे। तो हैदराबाद काफ़ी बड़ा राज्य था, है ना। उसमें कहता है, अगर हम देखें भाषा के रूप में तो तेलुगु, कन्नड़, मराठी, ध्यान दीजिएगा, तेलुगु, कन्नड़, मराठी 3 लैंग्वेज बोलने वाले पीपल रहते थे वहाँ पे। कहता है मोस्टली कौन लोग थे? हिंदूज थे, पर जो रूलर था वो कौन था? मुस्लिम था। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है, देखो जो असफ जाही डायनेस्टी है उसका 7th रूलर था। ठीक है, मीर उस्मान अली खान असफजा, मीर उस्मान अली खान असफजा इसका पूरा नाम था। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम, देखो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ देखो, निज़ाम ने क्या किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को अच्छा खासा हेल्प किया था वर्ल्ड वार 1 के टाइम पे, जिसके बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको एक टाइटल दिया था, हिज एग्जॉल्टेड हाइनेस। याद रखो इस चीज़ को कि हिज एग्जॉल्टेड हाइनेस किसको दिया गया टाइटल? मीर उस्मान अली खान असफजाह को दिया गया था। क्यों दिया गया था? इसने क्या किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वार 1 के टाइम पे काफ़ी सपोर्ट किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया? रिफ्यूज़ टू ज्वाइन चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। क्या दिया गया? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है, किसने इसको इस्टेब्लिश किया था? 1920 में किंग जॉर्ज पंचम जो थे उन्होंने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को बनाया था, लेकिन जो निज़ाम थे हैदराबाद के उन्होंने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो कैसे कैसे क्या बताता है, एक एग्रीमेंट था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है? इसको साइन करा गया था, देखो पटेल साहब ने कैसे, देखो हाँ, कहता है यहाँ पे क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने साइन करा था किसके साथ में? हैदराबाद के साथ में। इसमें क्या था? इसमें बोला गया था कि हम चूँकि अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही हैं तो हम शांति बनाए रखेंगे। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है। आगे कहता है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, उसमें क्या हो रहा है? इंटरनली क्या हो रहा है? हैदराबाद में एक रिवोल्ट राइज हो रहा है। रिवोल्ट क्यों हो रहा है? वहाँ पे कहता है एक सिस्टम था एग्रीकल्चर का जो काफ़ी मतलब कह सकते हो तुम बेकार था, काफ़ी परेशान करने वाला था। ठीक है, तो वो जो सिस्टम था कृषि का, उसके कारण से एक रिवोल्ट स्टार्ट होता है। रिवोल्ट किससे मर्ज करता है? तो आंध्रा जन संघम इससे मिल जाता है। अल्टीमेटली क्या बनता है? आंध्रा महासभा। ठीक है, धीरे धीरे देखो कैसे बड़ा हो रहा है ना। अब कहता है इसको किसका सपोर्ट मिल गया? सीपीआई का। तो अल्टीमेटली क्या होता है? जो कृषि लोग थे उनका रिवोल्ट होता है, वो धीरे धीरे बड़ा रूप लेता है आंध्रा महासभा के रूप में, उसको सपोर्ट मिल जाता है सीपीआई का। ठीक है, अब कहता है यहाँ देखो, फिर फाइनली क्या करता है? जो स्मॉल लैंड होल्डर्स होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो भी इसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? एक नाम दिया गया है इतिहाद उल मुसलिमीन, इतिहाद उल मुसलिमीन। ठीक है, एक संस्था थी। इसने क्या किया था? एक देखो टर्म्स आप सुने होंगे, रज़ाकार्स, आपने देखा होगा न्यूज़ में भी, आपने पढ़ा होगा। रज़ाकार्स क्या था? ये जो इतिहाद वाली संस्था है ना, इसका एक आर्मी था, इसकी सेना मान लो। उसने क्या किया? रज़ाकार्स को भेजा निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए। क्यों? रिवोल्ट को दबाया जाए। ठीक है, तो मास किलिंग, रेप्स, मतलब बहुत ख़राब चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। अब आगे देखो, ऑपरेशन पोलो कब स्टार्ट हुआ है? सितंबर 13, 1948, सितंबर 13, 1948। ठीक है, वहाँ पे क्या एक्चुअली हुआ क्या था? तो आर्मी ठीक है, प्लस देखोगे तो पुलिस, आर्मी प्लस पुलिस प्लस एयरफोर्स। किसने किसने उसमें पार्ट किया था? आर्मी, इंडियन आर्मी, जो वहाँ की पुलिस फोर्स थी वो, और एयरफोर्स ने। ठीक है, घेर लिया पूरा उनको। फिर कहता है इजीली, आसानी से उनको हरा देते हैं वो लोग, और सिर्फ 4 दिन के भीतर क्या होता है? निज़ाम साहब मान जाते हैं इंडिया में शामिल होने के लिए। ठीक है, यहाँ देखते हैं, एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे कहता है कि 1949 तक, कहता है 1949 तक क्या होता है? निज़ाम साहब तो मान गए 48 में, बट 1949 तक क्या होता है कि जो निज़ाम साहब रहते हैं वो हेड के रूप में वहाँ पे रहते हैं, मतलब एक गैलो नेता के रूप में वहाँ पे रहते हैं, बट किसका वहाँ पे कंट्रोल रहता है? तो आर्मी का। ठीक है, 1949 में
कहता है कुछ चेंजेस वहाँ पे होते हैं, जिसके बाद से 52 में फर्स्ट टाइम वहाँ पे चुनाव कराया जाता है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है हमको, सितंबर 48 में ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं। 48 में ही क्या हो जाता है, निज़ाम साहब को मतलब वो इंडिया में आने के लिए मान जाते हैं, बट 1949 तक निज़ाम ही वहाँ के हेड रहते हैं। 52 में क्या होता है, फर्स्ट टाइम वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट्स थे, आगे देखते हैं हम। चलिए, ये टॉपिक क्या कहता है, सब्जेक्ट ऑफ रिसेंट प्रोटेस्ट, हिस्ट्री ऑफ कोल्हन्स ट्राइब्स, मानकी मुंडा सिस्टम, ये टॉपिक का नाम है। इसमें पढ़ना क्या है हम लोगों को, तो देखिए हो ट्राइब है, हो ट्राइब है। कहाँ पे बेसिकली रहते हैं, झारखंड के वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। तो हुआ क्या है, उनकी एक परंपरा है, एक सेल्फ गवर्निंग सिस्टम है। क्या है, सेल्फ, खुद को गवर्न करने का सिस्टम। ट्राइबल लोग है ये, ठीक है, सेल्फ गवर्निंग सिस्टम है, उसका नाम है मानकी मुंडा सिस्टम। तो इसमें उन लोगों ने आरोप लगाया है वहाँ के डीसी पे कि वो क्या कर रहे हैं, इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो हम समझेंगे व्हाट इज मानकी मुंडा सिस्टम। ठीक है, इसका बेस क्या है, यहाँ से देखते हैं, दिख रहा है ना, हाँ। तो देखो, जितने भी गांव में हो ट्राइब्स रहते हैं, जितने भी गांव में हो ट्राइब्स हैं, उनके लिए कहता है एक मुंडा को अपॉइंट करते हैं। वो क्या करता है, सोशियो पॉलिटिकल जो डिस्प्यूट्स हैं, जो मतलब जैसे कुछ झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, उसको सॉल्व करते हैं वो लोग। तो मुंडा क्या है, एक हेरिडेटरी, मतलब पिता अपॉइंट हुआ है, उसका पुत्र होगा, इस तरह से। तो हर गांव में जहाँ पे कि हो लोग रहते हैं, हो ट्राइब्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, एक मुंडा नाम के समझ लो अधिकारी को वो अपॉइंट करते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, सोशियो सामाजिक पॉलिटिकल राजनीतिक जो विवाद होता है उसको सॉल्व करता है। फिर क्या होता है, एक होता है पीर। पीर क्या है, तो 15 विलेजेस, हमने यहाँ बात किसकी की, एक विलेज की, एक विलेज पे एक मुंडा। अगर हम बात करते हैं 15 विलेज ग्रुप्स की, उसको कौन हेड करता है, मांकी, MANKI, मानकी। ठीक है, तो 15 जो गांव हैं उनको मिला दिया जाए तो उन पे एक एक मानकी होगा। तो जो डिस्प्यूट्स मुंडा सॉल्व नहीं कर पाता है वो किसके पास जाता है, मानकी के पास। तो अल्टीमेटली क्या है, ये एक सिस्टम है जिससे कि उनकी परंपरा चलते आ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहता है कि ये काफ़ी ओल्ड सिस्टम था। ठीक है, फिर ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिश आते हैं ऑब्वियसली, कुछ ना कुछ तो होगा ही। कुछ फैक्ट्स देखते हैं। देखो, कहता है कि कुछ ऐसे चेंजेस हुए, कुछ बदलाव ऐसे आए जिससे कि इन सिस्टम पे हल्का सा असर देखने को मिलता है। क्या है, पहला कहता है, हम जानते हैं 64 में क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। कंपनी क्या करती है, एक ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, किसके साथ में, शाह आलम II के साथ में। जिससे कि देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ ध्यान दो, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, अगर तुम पढ़ोगे स्पेक्ट्रम में, NCERT में, बस इतना ही है, बट झारखंड भी इसमें इंक्लूडेड था। तो जिस एरिया की दीवानी उनको दी गई थी उसमें झारखंड भी आता था। ओके, दूसरा कहते हैं एक एक्ट आता है, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। हम जानते हैं इससे क्या करा गया था, जो रेवेन्यू था उसको फिक्स कर दिया गया था। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या थी कि जो ज़मींदार थे वो क्या करते थे, ऑपरेसिव तरीके से जितना हो सके उतना कर वसूलते थे। ठीक है, कंपनी को तो सपोज करो X अमाउंट है, इतना ही देना है ना, तो उनको था जितना हम मैक्सिमम से मैक्सिमम वहाँ से निकाल लें। चलो, फिर कहता है काफ़ी हाई डिमांड था, प्रेशर था काफ़ी। अब देखो, तो होता क्या है कि कोल्हन जो जगह है, झारखंड की बात करें तो वहाँ के ज़मींदार के बारे में कहता है कि वो ज़मीन को, लैंड को सीज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर आप देखो नॉर्मल लोग की ज़मीन छीन रहे हो वो अलग केस होता है, बट ट्राइबल्स जो होते हैं वो काफ़ी लैंड से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो उनको उनकी ज़मीन छीनोगे तो वो रिवोल्ट करेंगे ही। इससे क्या होता है, देखो डिफरेंट रिवोल्ट्स होते हैं, हो रिवोल्ट 21.2 में, कोल रिवोल्ट, हो एंड कोल। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि हो रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट हमने पढ़ा है हिस्ट्री में, बट किसके कारण से होते हैं, तो बेसिकली लैंड को सीज करने के कारण से होते हैं। ठीक है, यहाँ देखो कहता है रिपीटेड फेलियर्स, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही है कंट्रोल करना हो ट्राइब्स को, बट वो कंट्रोल कर नहीं पा रही है। अब क्या होता है, उन्होंने अपने अप्रोच को बदला कि नहीं, इनको ज़बरदस्ती करके हम नहीं कर सकते हैं, हमको कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब देखो क्या करते हैं वो, अब नाम आता है कैप्टन थॉमस विल्किंसन का। कैप्टन थॉमस विल्किंसन ये क्या है, एक पॉलिटिकल एजेंट है जिसको कि कोल्हन गवर्नमेंट स्टेट, कोल्हन गवर्नमेंट स्टेट, झारखंड की बात हो रही है, कब बनाया गया इस स्टेट को, 1837 में। तो कोल्हन वाले इस जगह पे एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक एजेंट के रूप में, दूत के रूप में कौन जाते हैं, कैप्टन थॉमस विल्किंसन। वो क्या कहते हैं, को ऑप्टिंग, मतलब आप उनको प्रेशराइज मत करो, आप उनको अपने प्लान में शामिल करो, आप उनको कोऑपरेट करो। क्या कहता है, इसने 31 रूल्स निकाले, एक लिस्ट निकाला 31 रूल्स का, उसको विल्किंसन्स रूल कहते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये बुक्स में नहीं दिया होता है। ठीक है, पूछ देगा पेपर में, दिक्कत हो जाएगी आपको।
तो 31 रूल्स का एक सेट था, इसको कहते हैं विल्किंसंस रूल। किसके रिगार्डिंग था? तो कोल्हन में जो ट्राइब्स रहते हैं उसको किस प्रकार से हम ब्रिटिश का जो अलग नियम कानून है हम कोऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है यहाँ पे, उसको कहते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स। विल्किंसंस रूल भी कहते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, 31 रूल्स भी कहते हैं। ठीक है, होता क्या, देखो उन्होंने क्या किया, जो मुंडास थे, जो मानकीज थे, हमने देखा मुंडास क्या थे, एक गांव पे एक मुंडा, 15 गांव पे एक मानकी, तो उनके पावर्स क्या होंगे उनको कोडिफाई कर दिया कि तुम्हारा लिमिटेशन, तुम्हारा मतलब लिमिट इतना ही है, तुमको ये काम करना है। ठीक है, फिर क्या हुआ, इफेक्टिवली उससे क्या होता है कि वो पहले इंडिपेंडेंट थे, अब क्या हो गया, कहता है कि उनको हो ट्राइब्स को ब्रिटिश एजेंट के रूप में धीरे धीरे वो कन्वर्ट कर दिया उन लोगों ने, क्योंकि आप लॉ किसका मान रहे हो, ब्रिटिश का मान रहे हो। ठीक है, फिर कहता है कि और क्या किया, मतलब डिफरेंट एग्रीमेंट साइन हुए होंगे, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है, दीकूस जो आउटसाइडर्स थे उनका पार्शियल इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया। मतलब क्या है, उनको दीकूस को धीरे धीरे उन ट्राइबल वाले एरियाज पे सेटल करना वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर कहता है अल्टीमेटली इससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी कहता है कि ट्राइबल लोग क्या करते हैं, किस पे बिलीव करते हैं, वो बिलीव करते हैं एकता पे। ठीक है, सोशल नेचर पे। बट जिस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट चीज़ों को लेकर के आ रही है, ठीक है, उससे क्या होता है कि प्राइवेट एक सेंस, मतलब कि मेरा है, ये घर मेरा है, ज़मीन मेरा है, ये भावना वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे कहता है एक दिया गया पट्टा, पट्टा क्या होता है, लैंड डीड्स। ठीक है, फिर कहता है देखो एक केस है कि मोरा हो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या था, इसमें बात ये थी कि अभी तक एट प्रेजेंट तक क्या है, जो विल्किंसंस रूल था वो कायम था, वो नियम चला आ रहा था। तो बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया 2000 में इस पर डिस्कशन किया, बट देखो होता क्या है कि नॉट फॉर्मल लॉ, इसमें बोला गया कि भाई ये तो कस्टम है, मतलब परंपरा के रूप में इस्टेब्लिश हो चुका है, कोई फॉर्मल लॉ कानून तो नहीं पास किया हुआ। ठीक है, फिर क्या होता है, उस बेंच ने क्या किया, अलाउ कर दिया, उसने बोला कि ठीक है विल्किंसंस लॉ एक रूल, एक फॉर्मल लॉ नहीं है, हम इसको अलाउ करते हैं, चलने दो। फिर 21 में क्या होता है, झारखंड गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम लाया, न्याय मंच, बट उसको पास नहीं कर पाया, मतलब वो एक ऐसी लाया, उन्होंने ट्राई किया बट वो पास नहीं हो पाया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है, देखो एक नाम दिया गया गोप कम्युनिटी। गोप समुदाय क्या है, देखो लाइव स्टॉक रियरिंग समुदाय है, कहाँ पे, मुंडा, मतलब जो हो ट्राइब्स है ना, उनके अंतर्गत क्या कहता है, एक समुदाय होता है गोप, वो करता क्या है, जानवरों को चराता है, वो चरवाहा। ठीक है, देखो तो अल्टीमेटली मतलब डिस्कशन यहाँ पे ये है डिस्कशन देखो बस इतना सा था कि जो डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं कोल्हन के, उन्होंने क्या किया था कि मुंडाज को, कुछ मानकीज को अपने पद से हटा दिया था। ठीक है, पोस्ट से रिमूव कर दिया था। तो ट्राइबल लोग का कहना था कि ये हमारी परंपरा है, ट्रेडिशन है, आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। तो वो चीज़ हमारे काम की नहीं थी, हमें क्या जानना था, मुंडाज, देखो मुंडा ट्राइब अलग होता है, ये जो मुंडा की बात हो रही है एक पोस्ट है, एक पोस्ट है हो ट्राइब्स के अंतर्गत। ठीक है, तो हमें मतलब था फैक्ट से कि विल्किंसंस रूल क्या होता है, मुंडाज मानकी क्या होता है। ठीक है, तो इस डिस्कशन को ख़त्म करते हैं यहाँ पे हम, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में।